हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट पर। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारे हिंदी सिलेबस 11th क्लास की जो सीबीएसई का सिलेबस लगा है उसके गद्य खंड की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि टर्म 2 में दिए गए जो सिलेबस हैं उन्हें हमें कैसे पढ़ना है और उनमें किन किन चीज़ों की चर्चाएं करनी है। आज हम उसी की गद्य खंड की एक कहानी जो रांगई राघव द्वारा रचित है गूंगे, इस पर बात करने वाले हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया था, इसके बारे में मैं फिर से इस पे चर्चा कर रही हूँ कि पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं बता रही हूँ। ये एक समरी है और समरी से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं लाइन बाय लाइन भी पढ़ाऊँगी। तो हम बात कर रहे हैं, अब समरी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि जो ये कहानी है ये हमें बता रही है कि जो आम मानव प्रवृत्ति होती है वो किस तरह से भिन्न होती जा रही है या फिर वो अपने जैसे समान लोगों को भी समान अधिकार देने में हिचकिचा रहा है। जैसे कि हम समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, फिर चाहे हम बात करें अपर क्लास, लोअर क्लास, गरीब अमीर जैसे में भी डिवाइडेड है, ट्रांसजेंडर्स हो गए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए। तो ये सभी समाज के वर्ग हैं, लेकिन हम सबको समान अधिकार नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी न किसी बेस पे उन्हें जज करते हैं। अगर हम देखें ट्रांसजेंडर को तो उन पे भी हमें उनको भी हम अलग देखते हैं। आपको पता ही होगा किस लिए अलग देखते हैं। अमीर लोगों को हम अमीर गरीब को पैसों पे बेस पे डिफरेंट करते हैं। और इसी तरह से जो विकलांग लोग होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, हम उनमें जो एक भौतिक या फिर मानसिक कमी हो सकती है, हम कह सकते हैं शारीरिक, और जो मानसिक कमी होती है उसकी वजह से हम उसे समाज से भिन्न मानने लगते हैं, जो कि एक गलत ही प्रवृत्ति है मानव की। क्योंकि हर जीव समान होता है, भगवान ने सबको समान रूप से बनाया, उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है। अगर नहीं भी हो सकते हैं, मतलब क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड का मतलब ये होता है कि उनमें किसी चीज़ की शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमी होती है जिसकी वजह से हम अलग समझने लगते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है भावनाएं। भावनाएं जो इमोशंस होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, फिर चाहे वो जानवर में हो, पक्षी में हो, या फिर किसी भी क्लास के व्यक्ति में हो। यहाँ पर मैं जो क्लास बोल रही हूँ ये सारी क्लासेस जो मैंने अभी बताया, ट्रांसजेंडर या फिर डिफरेंटली एबल पर्सन्स, अमीर गरीब, ये सारी क्लासेस की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया है कि जो मानव है वो ये सोचने लगता है कि जो भी विकलांग या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो हमसे डिफरेंट है और वो हम जैसे समान नहीं है। इसीलिए वह उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करता है और उन्हें लगता है कि वो हमारी चीज़ें, हम हमारी जैसे अधिकार पाने में अधिकारी नहीं है, हमारी समान चीज़ें, चाहे फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कार्यशालाएं हो, जॉब हो, कहीं भी हो, कोई भी संस्थान में उनको वैसे समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं जैसे कि उनको मिलने चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो फिर यहाँ पे जो गूंगा है, ये कहानी की जो शुरुआत होती है, ये एक गूंगे की कहानी है। ये गूंगा जो लड़का है ये बहुत ही छोटा है, ये 12 13 14 साल का लड़का है और ये किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है यहाँ बता रहे हैं। तो हम देखते हैं अपने पैराग्राफ फर्स्ट में। गूंगे खानी रांगई राघव द्वारा लिखी एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक कहानी, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। मार्मिक हम कह सकते हैं जो जो कटाक्ष करती है। कटाक्ष मतलब एक शार्पली एक पॉइंट पर हमारा ध्यान केंद्रित कर रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि कितना इमोशनल, दर्द भरा इमोशनल है यहाँ पर। इमोशनल भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको पता है इमोशंस कितने होते हैं, बट यहाँ पर सैड वाला इमोशंस आ रहा है। तो वो मार्मिक कहानी है जो लोगों को मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आश्चर्य वाली भावना, जिसमें एक गूंगा और बहरा बालक, अब ये यहाँ पर ध्यान रख देना है कि ये जो बालक है ये गूंगा भी है और बहरा भी है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये बालक जो है गूंगा बहरा दोनों है, इसमें दोनों डिसेबिलिटी है। शोषित रूप को इससे दिखाया गया है, मतलब ये जो बालक है वो शोषित रूप से दिखाया गया है। पहली बात तो ये कि प्रकृति रूप से ये
इतना असक्षम पैदा हुआ है, मतलब प्रकृति ने इसके साथ धोखा दिया है। ऊपर से जो इसको शोषण भी किया जा रहा है, मतलब प्रकृति तो शोषित कर ही रही है, इसके अलावा जो मानव मनुष्य है वो भी इसको शोषित कर रहा है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है कि इस बालक के साथ दो चीज़ें हो रही है। एक तो प्रकृति ने इसको असक्षम बनाया, दूसरा जो समाज है वो इसके साथ शोषण कर रहा है, इसको शोषित कर रहा है। हालांकि इस पाठ के माध्यम से लेखक उन सभी को गूंगा बताते हैं जो अत्याचार को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात की गई है कि जो लोग होते हैं अत्याचार को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते हैं। यहाँ पर ये बात की गई है कि किस तरह से जो मानव है उसके अंदर जो भावनाएं हैं, करुणा है, वो किस तरह से उसका हार्श हो रहा है, किस तरह से वो कम होती जा रही है, उनके सारी इमोशंस ख़त्म हो गए हैं और उनमें ये करुणा की भावना भी नहीं बची है कि अगर कोई व्यक्ति असक्षम है किसी चीज़ को करने में तो उसका सपोर्ट किया जाए, उसके साथ अगर बुरा हो रहा है तो हम आगे बढ़ें। क्योंकि एक मनुष्य ही होता है जिसके पास भावनाएं भी हैं और वो उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, बोल भी सकता है। जीवों के पास भी भावनाएं हैं, वो भी चाहते हैं मदद करना, बट वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिली है। लेकिन मनुष्य के अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं और उसके बावजूद भी अगर वो उनका इस्तेमाल ना करे तो फिर उसके मनुष्य होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक बात की गई है, समाज की एक ऐसी प्रवृत्ति की बात की गई है कि जो समाज है वो सिर्फ देखता है पर कुछ करता नहीं है। वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। इस मुहावरे का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अत्याचार को देखते हैं पर उसके विरुद्ध कभी भी कदम नहीं उठाते हैं, तो ये तमाशा देखने वाला समाज है। फिर हम देखते हैं एक गूंगा बालक महिलाओं को अपने विषय में बताने का भरसकर कोशिश कर रहा है। भरसकर कोशिश मतलब वो जिस तरह भी कर सकता था उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है और उसके अंदर की जो इमोशंस है वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब वो बोल तो सकता नहीं है तो जिस भी तरीके से बता सकता है, चाहे वो इशारा करके या फिर किसी जो सामने की चीज़ें उनको बजा बजा के अपने हाथ पाँव के हिलाकर अपने अंदर की जो भावनाएं बता रहे हैं। आप कभी जानवरों को भी देखते होंगे तो वो बोल तो सकते नहीं है लेकिन फिर भी वो इस तरह की वो इम्प्रेशंस बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हम समझ पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ जो गूंगा बालक है वो भी कहने का प्रयास करता है। वे जन्म से ही बहरा होने के कारण गूंगा है, मतलब ये बच्चा जो है, पहली बात कि ये जन्म से ही गूंगा है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो एक तो डिफरेंस चीज़ें होती हैं कि जो लोग जन्म से होते हैं और जो बाद में होते हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि जो जन्म से गूंगा होता है या फिर बहरा किसी भी चीज़ की उसमें कमी होती है तो उसने आज तक कुछ भी नहीं देखा होता है, तो उसके लिए उस प्रकृति के साथ अडेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। आप अपने ऊपर लेके दे सकते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैं बचपन से ही अंधी हुई या मैं गूंगी हुई तो मैं बचपन से इन समाज की आवाज़ों को नहीं सुन पाई हूँ, तो मेरे लिए अपनी बातों को कहना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल जाता है। लेकिन अगर मैं बाद में हुई होंगी तो मैंने कुछ चीज़ें सीख चुकी होगी, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से सुनते हैं। यहाँ पे गूंगा बोला गया है तो गूंगा है बोल नहीं सकता लेकिन लिख तो सकता है ना, तो उसने जो जो पहले बोला करता होगा तो वो लिख लेकर बता सकता है किसी को भी जो बातें वो बोलना चाहता है। लेकिन अगर उसने बचपन से ही ना बोला हो तो उसको तो कुछ भी नहीं आता बोलना, अगर वो बोलने का प्रयास भी करेगा तो भी वो नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए इसमें भी ये डिफरेंस होता है कि जो बचपन से होता है और जो बाद में होता है उनमें भी एक डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज उनको आती हैं जो बचपन से होते हैं क्योंकि वो प्रकृति रूप से ऐसे हैं और उनको उसी के साथ आगे जीवन व्यतीत करना होता है। फिर देखते हैं वह सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करता है उस इशारे के माध्यम से प्रकट करता है। तो ये इशारों का प्रयोग कर रहा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इशारों के माध्यम से प्रकट करता है अपनी भावनाओं को। ऑब्वियसली बात है कि अगर उसे बोलना नहीं आता है तो वो लिख भी नहीं सकता, क्योंकि जब मनुष्य बोल पाता है तभी वो लिख पाता है। तो इसलिए वो सिर्फ इशारों का प्रयोग करता है। वह बहुत प्रयत्न करता है परंतु बोल नहीं पाता। वह इशारों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काटती थी। घूंघट काटती थी ये क्षेत्रीय भाषा है,
हमें यहाँ देखना पड़ेगा, जो साहित्यिक रचना होती है ना, उनमें बहुत सारी शैलियों का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग करके अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है, मार्क्स बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं। तो घूंघट काढ़ता था, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है। अब ये क्षेत्रीय भाषा आप लोगों को ज़्यादा पता होगी, जो भी इस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। तो काढ़ना मतलब ये ओढ़ना ही है, जो बिल्कुल घूंघट जो होता है, घूंघट पूरा ऊपर से नीचे तक होता है, मुंडी उंडी पूरी जिसमें ढकी होती है, सर पूरा उसको घूंघट ढका हुआ है यहाँ पे। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते जो राघव जी है वो कहते हैं कि उनकी माँ जो थी घूंघट ओढ़ा करती थी, जो उसे छोड़कर चली गई, उसकी माता भी उसे छोड़कर चली गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं, पहली बात अगर उसका व्यक्तित्व पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो गूंगे कहानी है, इसमें जो वो लड़का है गूंगा, उसका जीवन कैसा था, तो आप उसमें ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। पहला तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वो प्रकृति रूप से क्या था, प्रकृति रूप से ही गूंगा और बहरा दोनों था। दूसरा कि वो उसे समाज द्वारा शोषित किया जाता था। फिर तीसरा हम देखते हैं कि जो उसकी माँ थी वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। ठीक है, तो उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था। अब यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, माँ भी छोड़कर चली गई, चौथी चीज़ क्या हुई, बाप भी मर गया, मतलब वो अनाथ भी है। ये पता चल रहा है हमें कि माँ चली गई और बाप मर गए, तो इसका मतलब वो अनाथ है। यहाँ पे उसकी परिस्थिति पता चल रही है। उसका पालन पोषण किसने किया, यह तो किसी को भी समझ नहीं आया, लेकिन उसके इशारों से इतना अवश्य स्पष्ट हो गया कि जिन्होंने उसे पाला वह मारते बहुत थे। अब यहाँ पे उसकी एक और मनोस्थिति के बारे में बताया गया है कि उसको मारते बहुत थे, मतलब प्रकृति ने भी उसके साथ धोखा किया, समाज ने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया, पारिवारिक रूप से भी वो अछूता रहा, प्यार से स्नेह प्यार उससे कभी नहीं मिला। जहाँ पे भी इसका पालन पोषण हुआ था वहाँ पर भी इसको शोषण ही इसके साथ किया जाता था, मतलब कोई भी इसके प्रति दया नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शारीरिक रूप से असक्षम है। यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो असक्षम व्यक्ति होते हैं या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार समाज करता है, ये हम कह सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। वह बोलने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन उसके मुख से कठोर तथा कर्णकटु काय काय की आवाज़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता, जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं उसके प्रति दया से भर उठती हैं। अब देखिए यहाँ पे दया से भर उठ रही हैं वो लोग, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको दया आ रही है, और ये मानव का स्वभाव है कि उसको दया आता है, हर जीव में दया होती है, लेकिन दया आना और उसको व्यक्त करना डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। कि आपके अंदर भावनाएं हैं बट आप उसे प्रकट ही नहीं कर पाओगे तो उसका क्या फ़ायदा उन भावनाओं का, उन भावनाओं को प्रकट भी करना होता है। तो इनको दया आ रही है उसकी ऐसी आवाज़ सुन के, उसकी ऐसी स्थिति सुन के, वो जैसे बताने की कोशिश कर रहा है अपने जीवन के बारे में इशारों से ही, और वो मुंह खोल रहा है तो उसके मुंह से भी सिर्फ काय काय की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसने बचपन से कभी बोला नहीं है, न सीखा, तो उसे कुछ नहीं आता, बोल नहीं पा रहा वो। फिर भी लोगों को इमोशंस है लेकिन लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब यहाँ भी दिख रहा है कि जो समाज है वो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ तमाशा देखने के सिवाय। ये चीज़ें तो हमें साफ साफ पता चल गई यहाँ पे। फिर हम अपनी सेकेंड पैराग्राफ में जाते हैं। सुशीला गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहती है। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कर्रा उठता है। यहाँ पे घायल पशु कर्रा उठता है, तो ये जो घायल पशु है, जब आपने कभी देखा होगा कि जब किसी भी जानवर को चोट लग जाती है तो किस तरह से आवाज़ें निकालता है, बहुत दर्द होता है उसकी आवाज़ में, तो इस तरह का ही दर्द उससे भी निकल रहा है। और ये दर्द क्यों निकल रहा है, क्योंकि उसके साथ कभी भी ज़िंदगी ने अच्छा नहीं किया, उसके माँ बाप से दूर चले गए, उसके साथ समाज ने बहुत बुरा व्यवहार किया, बचपन से ही वो असक्षम था, इसीलिए कभी उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने नहीं मिला। जो जैसे भी वो कर पाता है उनसे सिर्फ यही पता चलता है कि उसके दिल में बहुत ही दुख दर्द है भरा हुआ है, जो लोगों को पता चल रहा है, फिर भी लोग उसकी मदद नहीं कर पा रहे।
यहाँ पे गला साफ करने की कोशिश में काट दिया गया। इससे आप थोड़ा परेशान मत होइएगा। ये बताया गया है, ये पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि शायद जब होता है कि गला साफ करते हैं बचपन में, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका करा जाता है ताकि जर्म्स वगैरह ना हो। तो शायद उस टाइम ही जो हमारी वो होती हैं गले के अंदर, आपने देखी होगी एक निकली सी होती है गोल शेप में, आप डायग्राम देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो वो जो चीज़ें होती है वो शायद कट गई होगी, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती है। ये बोल रहे हैं, ये लोग पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। तो ये कौन लगा रहा है? जो गली की जो महिलाएं होती हैं, अक्सर काम वाम करके आती हैं, तो वो चर्चाएं कर रही हैं इस तरह से बहुत ग्रुप बनाकर। फिर यहाँ पे बोला है खाने पीने के विषय में पूछने पर बताता है, हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सीने पर हाथ मारकर इशारा किया कि हाथ फैलाकर उसने कभी नहीं मांगा। ये बात पॉइंट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि सीने पर हाथ मारकर इशारा कर रहा है कि वो हाथ फैलाकर उसने कभी मांगा नहीं है। मतलब वो कभी भीख नहीं मांगता, वह भीख नहीं लेता है। और बाजुओं पर हाथ रखकर बताता है कि वह मेहनत का खाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर लेखक दो चीज़ें कह रही है। एक तो उस लड़के के बारे में बता रहा है कि वो असक्षम होने के बाद भी अपनी मेहनत का कमा रहा है और खा रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। जो आजकल के समाज में ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या करते हैं लोग के पास हाथ पाँव ज़ुबान सब होती है, उसके बाद उनके पास कोई वो बिल्कुल भी असक्षम नहीं होते, फिर भी वो क्या करते हैं? चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, या फिर मर्डर करते हैं। तो ऐसी चीज़ें करते हैं जबकि उनके पास सब कुछ है, और इसके पास कमी होने के बावजूद भी, असक्षम होने के बावजूद भी ये अपनी मेहनत का कमा रहा है। और ये मेहनत का इशारा किस तरह से करता है? अपने बाजुओं पर हाथ रखकर वो बोलता है कि वो मेहनत का खाता है, और सीने पर हाथ रख के बोलता है कि वो कभी भी हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। फिर चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी, लेकिन वह इसे गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी? अब यहाँ पर ये बात भी पॉइंट करने वाली है कि चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी, लेकिन इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी? अब यहाँ आप देखिए, लोगों में दया आ रही है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो सोचती है इस गूंगे को घर में रखकर मैं क्या करूँगी। ऐसा वो क्यों सोच रही? क्योंकि उसे लगता है कि जो व्यक्ति असक्षम है वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये मनुष्य ने, चमेली ने, हम बोल सकते हैं चमेली के व्यक्तित्व के द्वारा लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगर कोई असक्षम व्यक्ति या कोई भी आम मनुष्य है, अगर हम उसके बारे में सोच लेते हैं पहले से ही कि अगर इसमें किसी चीज़ की कमी है तो वो कोई काम कर ही नहीं सकता, वो किसी काम के लायक नहीं है, वो यूजलेस है। हम ये ऐसे ही सोच लेते हैं पहले। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम जिसको कम समझते हैं वही अक्सर बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। तो ये लेखक कहना चाहते हैं इस लाइन के द्वारा। लेकिन गूंगे ने इशारे से स्पष्ट किया कि वह सब कुछ समझता है, केवल इशारों की ज़रूरत है। अब वो बता रहा है कि उसको समझ आ गया कि वो कह रही है कि उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको ये बात समझ आ गई, और इसीलिए वो गूंगा क्या बोल रहा है कि वो सब कुछ समझ रहा है। वो इशारों में ये बताया, ज़रूरी नहीं कि उसको इशारा बताओगे तभी आप उसको समझ पाएगा। अगर आप उसके पीठ पीछे का नहीं, बट अगर आप उससे कुछ बोल रहे हो, इशारा नहीं कर रहे हो, तो भी वो समझ आता है लोगों के एक्सप्रेशन से। क्योंकि कहते हैं ना कि गूंगों में कुछ ऐसे 6 सेंसेस होते हैं कि गूंगे भी नहीं, कोई भी असक्षम व्यक्ति होता है तो उनमें 6 सेंस होता है तो वैसे सब में होता है, लेकिन उनमें डेवलप हो जाता है। और इसीलिए वो समझ आते हैं अपने एक्सप्रेशन से ही, कि लोगों के एक्सप्रेशन देख के समझ आते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें इशारा करोगे तभी वो समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये हर किसी में होता है, पर लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं, और ये भावनाएं हर किसी में होती है। चमेली उसे 4 रुपए वेतन और खाना देने का वादा कर घर में नौकर रख लेती है। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। उसे बुआ और फूफा ने पाला अवश्य था, पर वे मारते बहुत थे। वे चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमा कर दे, और बदले में बाजरे तथा चने की रोटियों पर निर्वाह करे। यहाँ पर जो चमेली ने मना किया था कि वो अनाथ बच्चों की तरफ दिखाती थी दया, नहीं ले जा रही थी, बट जब उसने देखा कि गूंगा बहुत ही इमोशनली उसको देख के बोल रहा है कि मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ, तो उसे घर पे रख लेती है। तो ये तो हो गया, उसे घर पे रख लेती है, और चमेली से बोलती है कि मैं 4 रुपये तुम्हें दूंगी वेतन के रूप में, प्लस खाना भी दूंगी, ठीक है, और इस तरह मैं तुम्हें नौकर बनाकर रख लेती हूँ।
और गूंगा भी इस चीज़ से खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि गूंगा को आज तक क्या करना पड़ा था, वो अपने बुआ और फूफा के घर में रहता था और वहीं पे पाल पोस के उसे बड़ा किया गया था, वहीं पे पला था। तो फिर वहाँ पर क्या है, उसे शोषित किया जाता था। हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था, तो वहाँ पे वो लोग उसे मारा करते थे, इसीलिए वो वहाँ वापस तो नहीं जाना चाहता था। और वे जो उसके फूफा हैं वो और बुआ, वो क्या चाहते थे कि वो गूंगा उन्हें कुछ कमा कर दे, और बदले में उसको क्या देंगे, एक तो वो कमा कर भी दे उन्हें, फूफा और बुआ को, और वो बदले में उसको सिर्फ बाजरे और चने की रोटियां देंगे। और बाजरे की और चने की रोटियां अगर आपने कभी देखी हो, बहुत मोटी मोटी कड़क होती हैं, उनको खाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो ऐसी सूखी रोटी उसे देना चाहते हैं। तो वो सोचता है इससे अच्छी ज़िंदगी तो यही कि मैं किसी के घर में नौकर बन के कमा कर ही खा लूँ अकेले रह के। तो वो अपने बुआ और फूफा जी के घर नहीं जाना चाहता है ये गूंगा। ये तो चीज़ पता चल जाती है हमें इससे। अब आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।